हेलो, कैसे हो आप सब। तो मैं विशाल शिकारा स्वागत करता हूं आपका हमारी क्लास में। जैसे कि आपको पता है परसेंटेज आपका चल रहा है जो कि आपका लिखा हुआ है। एक क्लास आपकी हो चुकी है। इससे पहले वाली क्लास में जो हमने बातें की हैं वो बिल्कुल बेसिक पे हमने बातें की हैं कि किस किस तरीके से परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदला जाता है और कैसे फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदला जाता है, और कैसे जब क्वेश्चन में जो डाटा होता है वो आपको परसेंटेज में दे रखा होता है तो कैसे हमें उसको फ्रैक्शन में लेके क्वेश्चन करना होता है। ठीक है, तो वो बातें हम कर रहे थे। तो पिछली वाली क्लास में काफ़ी क्वेश्चन भी मैंने आपको करा दिए थे बेसिक के साथ साथ, और इसको अभी हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और कोशिश ये रहेगी कि परसेंटेज में जितने आपके टाइप बनते हैं वो सारे आपको करा दिए जाए। ठीक है, जैसे इसमें आपका इलेक्शन का क्वेश्चन बनता है, इसमें आपका पासिंग मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इसी में आपका एलिगेशन वाला जैसे वो सिर वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, इसमें आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती है, वो क्वेश्चन आपका बनता है। ठीक है, और प्राइस वाला, कंजम्पशन वाला, एक्सपेंडिचर वाला आपका क्वेश्चन बनता है। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो हर एक टाइप से मैं आपको दो दो तीन तीन क्वेश्चन करा के आपको बता दूंगा कि इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो किस तरीके से आपको करना है। ठीक है, तो अभी हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो आशा करता हूँ भाई पिछली क्लास आपने की होगी, अगर नहीं की है तो पहले उसको करना, नहीं तो आपको दिक्कत होगी क्वेश्चन करने में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जहां तक हमने कर लिया था उससे आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। कल जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था वो ये वाला हो गया था, ये वाला भी आपका हो गया था। ठीक है, यहाँ से हाँ ये भी हो गया था, 400 आंसर आया था इसका। ठीक है, तो जो पिछले वाला क्वेश्चन है यहाँ तक कल हमने किया था और ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया था, और इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर आया था वो कितना था, आपका 400 था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के मैंने आपको तीन तरीके बताए थे कि तीन तरीके से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। जो आपका ट्रेडिशनल मेथड आपका इनिशियल फाइनल का, उससे किया जा सकता है। जो आपका एडवांस मेथड है उसी चीज को दूसरे तरीके से लिखने वाला, इनिशियल फाइनल का, उससे किया जा सकता है। और तीसरा मैंने बताया था आपको नेट इफेक्ट वाला, उससे भी आपका ये किया जा सकता है। ठीक है, तो इस पे हमने बात कर ली थी। नहीं किया है तो पिछली वाली क्लास में जाके आप इसको देख सकते हो। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये है आपका अगला क्वेश्चन और काफी अच्छा क्वेश्चन है। बोला गया है कि किसी नगर की जो जनसंख्या है वो आपका 1,89,000 है, जिसमें से 4/9 लोग आपके पुरुष हैं, तो बाकी की क्या होंगे, आपकी महिलाएं होंगी। ठीक है, देखिए ये जो 4/9 लिखा रहता है ना, इसका मतलब पता है क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर टोटल 9 है ना तो उसमें से 4 मेल हैं तो बाकी की 5 कितनी हो जाएंगी, आपकी फीमेल हो जाएंगी। तो इसका मतलब 5/9 आपकी क्या है, औरतें हो जाएंगी। तो जो नीचे वाली वैल्यू होती है जो आपका टोटल वैल्यू होते हैं ना उसको रिप्रेजेंट करती है, उसको दिखाती है। ठीक है, तो उस पर हम बात करेंगे। अब सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि मेल कितने हैं और आपकी यहाँ पर फीमेल कितनी है। तो सबसे पहले तो हमें इस पे बात करनी होगी। ठीक है, अगर इसको मैं यहाँ से काटता हूँ तो कितने पे चला जाएगा, 9 दूनी 18, आपका 21,000 पे चला जाएगा। ठीक है, अगर ये 21,000 पे आपका यहाँ से जा रहा है, ठीक है, तो एक आपका कितना आ जाएगा, 4/9 आपके पुरुष है, तो 21 चौक आपका 84, तो 84,000 आपके कितने हैं इसमें पुरुष है, और 21 पंजे आपका 105, 1,05,000 आपकी क्या है, फीमेल है। तो ये आपका इतना आ गया। ठीक है, फिर इसने बोला है 50% पुरुष विवाहित है। 50% का मतलब होता है आधा। ठीक है, मैं बार बार बोलता हूं आपको, 50% का मतलब है आधा। इसका मतलब 42,000 जो आदमी है वो क्या है, आपके मैरिड है। इतने आदमी आपके मैरिड है। अब इसमें दो क्वेश्चन इसने पूछा है फाइंड द परसेंटेज ऑफ मैरिड पॉपुलेशन। तो शादीशुदा कितनी जनसंख्या है ये आपसे पूछा है। देखो, अब आप बोलोगे सर यहाँ से शादीशुदा तो आपके 42,000 मेल ही हैं, तो आप डायरेक्ट इसी पे क्वेश्चन करने की कोशिश करोगे, बट ऐसा नहीं होगा मेरे भाई। आदमी ने अगर शादी की है तो औरतों से की होगी, औरतों से शादी करेगा तो इसका मतलब अगर 42,000 आपके पुरुष शादीशुदा है तो इसका मतलब 42,000 औरतें भी आपकी शादीशुदा हो जाएंगी। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से कितनी औरतें आपकी मैरिड आएंगी, 42,000 ही आएंगी, क्योंकि एक आदमी ने एक औरत से शादी की होगी। बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, मैरिड है। ये आपकी मैरिड है दोनों, इतने ही मेल आपके होंगे उतने ही आपके फीमेल होंगे। ठीक है, कह रहा है कि कितनी प्रतिशत पॉपुलेशन आपकी शादीशुदा है। तो पहली बात अगर मैं बात करता हूँ, टोटल आपके 84,000 क्या है, मैरिड है, 42,000 मेल है, 42,000 आपकी फीमेल है। टोटल पॉपुलेशन कितनी है आपकी, 1,89,000। ठीक है, तो इनटू में 100 कर देता हूँ तो इससे परसेंटेज में आपका चेंज हो जाएगा। ये आपका 3 है, ये आपका 3 चला जाएगा। ठीक है, और अगर इसको मैं यहाँ से करता हूँ तो ये आपका अप्रोक्स में जाएगा। जैसे इसको अगर मैं करता हूँ तो 3 6 18 आएगा, 3 3 9 आ जाएगा, 3 दूनी 6 होगा, 3 8 आपका 24 हो जाएगा।
7 चौक 28 होगा, 7 में आपका 63 होगा। ठीक है, अब देखो 4 और बटे आपका 9 और इंटू आपका क्या आ गया, 100 आ गया। अब मैंने आपको बोला था 1/9 होता है वो आपका 11 पॉइंट किसके बराबर होता है, 11% के बराबर होता है। तो 4/9 जो होगा बेसिकली आपका 44 पॉइंट आपका 44% के बराबर होगा। तो कहीं पे दिख रहा है 44 आपको, यहाँ दिख रहा है। तो इसका मतलब पहले क्वेश्चन का तो आंसर आपका ये आ जाएगा। ये बेसिकली 1/9 का 4 गुना है। ठीक है, तो यहाँ से हम अपना दिमाग चलाएंगे। अच्छा, मुझे तो 1/9 पता है और 1/9 की वैल्यू 11.11% होती है। 4/9 निकालना है क्योंकि 400/9 है आपका, तो 4/9 आपको निकालना है, तो 44.44 हो जाएगा। ये 44 आ गया और 4/9 है वही बेसिकली आपका 0.44 के बराबर होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है, अभी इसने जो दूसरा क्वेश्चन पूछा है ना मेरे भाई, दूसरा क्वेश्चन इसने मुझसे पूछ लिया कि बताइए फाइंड द परसेंटेज ऑफ मैरिड फीमेल। कह रहा है कि कितनी औरतें हैं जो शादीशुदा हैं। तो मेरे भाई कितनी हो जाएंगे, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूं, औरतें कितनी हैं आपकी, 1,05,000 है, उसमें से 42,000 आपकी शादीशुदा है। तो 42,000 बटे में आपका कितना आ गया, 1,05,000 इंटू में कर देते हैं 100। ये आपका चला गया 21 पंजे आपका 105 आ गया, 21 दूनी 42 आ गया, 5 दूनी आपका इतने में चला गया, तो 40%। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर टोटल पॉपुलेशन जो मैरिड है वो तो 44 सही 4/9% है, और जो औरतें मैरिड है वो कितनी है आपकी, यहाँ से 40% है। तो औरतों पे, क्योंकि इसने पूछा है कितनी औरतें शादीशुदा हैं, तो टोटल औरतों पे निकलेगा। इसने बोला है कितनी जनसंख्या, तो पुरुष और ये वाला मेल और फीमेल, पुरुष और औरत दोनों को मिला के पॉपुलेशन बनेगी, इसलिए यहाँ नीचे पॉपुलेशन लिखा है। ठीक है, तो ये चीज हमेशा आपको याद रखनी है। सबसे ज्यादा आपको फोकस रखना है कि नीचे कौन आएगा। ठीक है, नीचे हमेशा जिससे कंपैरिजन करते हैं वो आता है, या जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू होती है वो आता है। तो ओरिजिनल वैल्यू इनकी आपकी ये है, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है कि एक भिन्न के अंश में 200% और उसके हर में 350% की वृद्धि की जाए तो परिणाम भिन्न 5/12 हो जाता है। तो वो मूल भिन्न क्या है, ये आपसे पूछा है। ठीक है, देखिए कोई भी वैल्यू जो अपने आप में कंप्लीट होती है 100% होती है। ठीक है, अगर मैं उसमें 200% इंक्रीज करता हूं तो इसको करने के दो तरीके होते हैं। ठीक है, या तो आपको पता है कि कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, 100 और प्लस में 200 इंक्रीज कर दिया तो अब वो वैल्यू अपने आप का 100 + 200 300% हो गई। बहुत सिंपल सी बात है। एक तो मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ, या फिर आपको ऐसे सोचना पड़ेगा, अच्छा ये पहले 100 है, उस 100 में उसका 200% भी आपको इंक्रीज करना है, 100 इंटू आपका 200/100 होगा, और ये आपका टोटल कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। ठीक है, तो या फिर हम क्या करें, या तो 100 में उस 100 का 200% जोड़ो, या फिर डायरेक्ट आपको पता है कि कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% तो होगी ही होगी, वो जितनी है उतनी तो रहेगी ही रहेगी, उसमें उसका 200% और जोड़ दिया तो इसका मतलब वो वैल्यू अपने आप का 300% हो गई। तो ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूँ तो मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ से मैं बात बोल सकता हूँ कि अगर मान लेता हूँ कि जो फ्रैक्शन है, जो भिन्न है, वो क्या है, x/y है। ठीक है, कोई भी जो भिन्न होती है वो आपका x/y की फॉर्म में हो जाती है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि भिन्न मेरे पास x बटा क्या थी, y थी। ठीक है, यही थी। कह रहे कि पहले वाली को 200% बढ़ा दो, तो इसका मतलब वो पहले वाली का 300% हो जाएगा। ठीक है, और दूसरे वाली को मतलब हर को 350% बढ़ा दो, तो इसका मतलब वो खुद का 450% हो जाएगा। और ऐसा करने से जो आपकी फ्रैक्शन बन रही है वो आपका 5/12 आ रही है। ये क्वेश्चन में इसने बोल दिया, कितना आ रही है, 5/12। ठीक है, अब देखो मेरे भाई, यहाँ पर मैंने 100 क्यों नहीं लिखा, 100 मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वो ऊपर 300% है, नीचे 450% है, दोनों परसेंटेज में है, तो परसेंटेज से परसेंटेज का साइन कटना है या फिर 100 से 100 कटना है, इसलिए आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो मैंने नहीं लिखा। अब मैं डायरेक्ट इसको यहाँ से काट सकता हूँ, 0 से मैं 0 काट देता हूँ, 15 दूनी आपका 30 हो जाएगा, और 15 तिया आपका 45 हो जाएगा, 3 चौक आपका यहाँ से 12 आ जाएगा, ये 2 इसके पास आएगा। ठीक है, नीचे यहाँ मल्टीप्लाई होगा, और x अपॉन जो आपका y आएगा वो 5 आपका कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसका मतलब जो शुरुआत में जो आपकी फ्रैक्शन थी, जो भिन्न थी, जो मैंने मानी थी x अपॉन में y, वो कितनी थी, आपका 5/8 थी। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो इस तरीके से हमेशा याद रखना, बहुत काम की चीज है आपकी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट।
अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 50% और 75% कम है, तो दूसरी संख्या को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए ताकि वह पहली संख्या के बराबर हो जाए, ये आपको बोला गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो सबसे जरूरी पॉइंट है जो आपको याद रखना, वो ये याद रखना है कि जिस संख्या से इन दोनों को कंपेयर किया गया है हमेशा उसी संख्या को आपको मानना है। ठीक है, जैसे बोला गया है किसी तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या से पहली और दूसरी इतने प्रतिशत कम है, तो इसका मतलब आपको कौन सी वैल्यू माननी है, आपको तीसरी माननी है। ठीक है, तो हमेशा तीसरी ही मानो, जिसके साथ दोनों कंपेयर की जा रही है हमेशा उसी को मानना है। पहली हो गई, दूसरी हो गई और ये आपकी तीसरी हो गई। मैं इसी को क्या मान लेता हूँ, 100 मान लेता हूँ। ठीक है, अगर ये आपकी 100 है तो बाकी दो संख्या इससे 50% कम है, तो इसका मतलब इसका 50 है, और अगले वाली इससे 75% कम है, तो इसका 75% इससे 75 कम है, तो इसका मतलब ये आपकी क्या है, 25 है। ठीक है, इसका मतलब पहली संख्या 50 होगी, दूसरी 75 होगी, तो तीसरी आपकी क्या होगी, 100 होगी। तो ये चीज आपको याद रखना है, कंपेयर जिससे करना है मेरे भाई, माननी भी आपको हमेशा वही है। ठीक है, ये हो गया। अब बोला है दूसरी संख्या को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए ताकि वह पहली संख्या के बराबर हो जाए। दूसरी संख्या कितनी है, 25 है। ये कह रहा है कि कितना बढ़ाऊं इसको, 50 करना है, तो इसका मतलब आपको 25 इंक्रीज करना पड़ेगा। तो परसेंटेज में पूछा है कितने परसेंटेज मुझे इसको इंक्रीज करना पड़ेगा, तो बहुत सिंपल सी बात है, किससे बढ़ाना है आपको, किसको बढ़ाना है, पहली संख्या को बढ़ाना है, यहां पर जाना है। तो कितना बढ़ा दिया आपको, 25। अब जो ओरिजिनल वैल्यू है इसकी वो कितनी है, जिसको बढ़ाना है वो क्या है, पहली संख्या के बराबर हो जाए। दूसरी संख्या को बढ़ाना है तो इसका मतलब दूसरी संख्या को 25 बढ़ाना है, तो नीचे भी आपका क्या आएगा, 25 आएगा, और इंटू में क्या होगा आपका 100 होगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 100%। तो इसका मतलब ये हो गया मेरे भाई कि मुझे दूसरी संख्या को 100% बढ़ाना होगा, तब जाके मैं पहले वाली संख्या के बराबर हो पाऊंगा। जिस संख्या को बढ़ाना है ओरिजिनल वही है, उसी में चेंज करना है, उसी को वहां तक लेके जाना है, तो उसी पे आपको निकालना पड़ेगा, तो ये आपका 100% आएगा और ये आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। इस तरीके से वैल्यू को हमेशा याद रखना, जिसको बढ़ाते हैं उसी को नीचे रखते हैं, ये देखते हैं कि ये इतना बढ़ के कितना प्रतिशत बढ़ेगी, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु का जो मूल्य है वो 6 रुपए किलोग्राम से बढ़ के 7.5 रुपए किलोग्राम हो जाता है, उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत कटौती की जाए कि उस पर होने वाला खर्च जो है वो पहले जितना ही रहे, मतलब उसमें चेंज ना हो। ठीक है, तो देखिए इसके लिए मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ आपको क्या करना है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में कहीं भी आपको ये दिख जाए, कहीं भी आपको ये दिख जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन नहीं, इसका मतलब ये बात है कि अगर एक्सपेंडिचर जो भी आपका पहले था, एक्सपेंडिचर जितना आप पहले करते थे, एक्सपेंडिचर आज भी आपका इतना ही, एक्सपेंडिचर में क्या है, नो चेंज। ठीक है, एक्सपेंडिचर में अगर आपका नो चेंज, पहले जितना खर्च करते थे आज भी उतना ही खर्च करते हो, तो उस केस में याद रखना किसी वस्तु का जो आपका प्राइस होता है और उसका जो आपका कंजम्पशन होता है, उसकी जो खपत होती है ना, वो हमेशा क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर आपके खर्च में कोई चेंज नहीं हुआ है, उस केस में अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो आप उतने ही पैसों में अब कम वस्तु खरीद पाओगे, और अगर खर्च में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, किसी वस्तु की कीमत घट जाती है, तो आप उतने ही पैसों में जितने पहले आप खर्च करते थे अब आप ज्यादा वस्तुएं खरीद पाओगे। ठीक है, ये मतलब होता है आपका इसका। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, देखो भाई, ये किस वस्तु की कीमत है, ये उसका प्राइस है। ठीक है, और ये क्या है, उसकी कंजम्पशन है, मतलब खपत है, कीमत है और उसकी खपत है, और ये आपका क्या है, यहाँ पर आपका एक्सपेंडिचर है। हमेशा याद रखना प्राइस और कंजम्पशन किसी वस्तु की कीमत को उस वस्तुओं की संख्या से गुना करने से आपका क्या निकल कर आता है, आपका कुल खर्च निकल कर आता है। ठीक है, अब देखो मैंने मान लिया कि जो मेरा खर्च है वो 100 रुपए है, पहले भी 100 ही खर्च करता था और आज भी मैं 100 ही खर्च करता हूँ, ये क्वेश्चन में बोल दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन में साफ साफ बोल दिया कि आपके खर्च में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। मान लो किसी वस्तु की जो कीमत है वो पहले कितनी थी, 20 रुपए थी, और मैं उसमें कितनी वस्तुएं लेकर आता था, 5 लेकर आता था, यही मतलब है।
पहले 20 थी और मैं कितनी लेकर आता था 5, तो 20 पंजे आपका क्या हो गया 100 हो गया। ठीक है, अब देखो मेरे भाई, अगर मैं इसको 100 ही रखना चाहता हूं तो एक चीज हमेशा याद रखना, ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब मैं इसको उल्टा कर दूं। ठीक है, अगर मैं इनको उल्टा कर दूं तो 5 और आपका कितना आ गया इंटू आपका 20, आया कि नहीं आया। ठीक है, अब देखो क्या कंडीशन बन गई कि आपका जो प्राइस है वो आपका क्या हो गया, कम हो गया। तो आप यहां से देखना, ये जैसे ही कम हुआ कंजम्पशन आपकी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, ये आपकी बढ़ गई और ये आपकी डिक्रीज हो गई। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, अगर आपका जो टोटल एक्सपेंडिचर है उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है तो जो आपके प्राइस का, ठीक है, जो आपकी प्राइस का वैल्यू होगी वो कंजम्पशन की बन जाएगी और जो कंजम्पशन की होगी वो आपकी प्राइस की बन जाती है। तो ये बेसिकली आपको हमेशा अप्लाई करना है, कब, जब आपके कुल खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर रेट को डाउन कर दिया तो मेरा देखो कंजम्पशन बढ़ गया, अगर मैं रेट को बढ़ा देता, अगर मैं इसको यहाँ से 40 कर देता तो ये आपका 2.5 हो जाता। ठीक है, तो मतलब जैसे रेट बढ़ा कंजम्पशन आपका कम होगा, जैसे रेट डाउन होगा कंजम्पशन आपका बढ़ेगा। कब, जब आपका कुल खर्च में कोई परिवर्तन नहीं है। तो ये कंसेप्ट यहाँ पर हम लेके चलने वाले हैं कि अगर एक्सपेंडिचर में कोई फर्क नहीं आता है, पहले भी उतना ही खर्च था आज भी उतना ही खर्च है, तो प्राइस और वस्तु की कीमत और उसकी खपत आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, और ये फॉर्मूला आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्राइस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इसी में लगेगा, नहीं, जहां पर भी इन दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके, मतलब किन्हीं दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने से अगर कोई तीसरा रिजल्ट निकल कर आ रहा है, ये फॉर्मूला हर उस जगह लग जाएगा। जैसे अगर मैं बात करता हूं किसी रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, किसी स्क्वायर का एरिया निकालना है, कैसे निकलेगा, लंबाई इंटू चौड़ाई और यहाँ पर आपका एरिया आएगा। ठीक है, तो जहां पर भी ये बोल दिया गया कि उसके एरिया पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो याद रखना उसकी लंबाई और चौड़ाई भी आपकी क्या हो जाएंगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन आता है, कोई सर्कस लगा लो, कोई सिनेमा घर लगा लो। ठीक है, अगर ये बोला गया है कि टिकट की कीमत में हमने कुछ वृद्धि कर दी है, बट उन टिकटों से होने वाला जो रेवेन्यू है, जो इनकम है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। ठीक है, तो जैसे ही टिकट की कीमत बढ़ेंगी और आपके रेवेन्यू पे ना ज्यादा हुआ है ना कम हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, टिकट की कीमत बढ़ने से आपके जो वहां पर दर्शक हैं वो कितने हो गए हैं, कम हो गए हैं। ठीक है, क्योंकि मैं टिकट की कीमत को टिकटों की संख्या जो सेल की है उससे गुना कर दूं तो रेवेन्यू आ जाता है। ठीक है, बहुत सिंपल बात है। अगर रेवेन्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा और आपने टिकट की कीमत भी बढ़ा दी है, अगर टिकट की कीमत बढ़ाओगे और अगर आपके जो दर्शक है वो अब भी उतने ही हैं, तो इसका मतलब तो आपका रेवेन्यू बढ़ना चाहिए था, बट आपने टिकट की कीमत बढ़ा दी बट आपकी इनकम आज भी उतनी है, तो इसका मतलब अब दर्शक आपके क्या हो गए, कम हो गए। ठीक है, तो ये मेथड हर उस जगह लगेगा जहां पर दो चीजों का मल्टीपल करने से तीसरा रिजल्ट आपका निकल कर आ रहा हो, आपका रेवेन्यू हो, ठीक है, आपका रेक्टेंगल का, आपका ट्रायंगल का, आपका स्क्वायर का, इन सब के आपके एरिया हो, वहां भी आपका ये लगेगा। ठीक है, क्योंकि लंबाई इंटू चौड़ाई, इसी तरीके से स्क्वायर में क्या होता है, साइड इंटू साइड होता है। ठीक है, और आपका ट्रायंगल में बेस इंटू हाइट वाला होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो 1/2 तो कॉमन हो जाता है। तो हर इस जगह ये फॉर्मूला आपका लगेगा, जहां पर भी बोला गया हो इसमें कोई अंतर नहीं आया है। तो ये दोनों वैल्यूज जिनको मल्टीप्लाई करने से ये आ रहा हो, ठीक है, ये दोनों आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है, एक घटेगी तो एक बढ़ेगी, दूसरी बढ़ेगी तो पहली आपकी घटेगी। तो ये आपको फॉलो करना है। अब जैसे इस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें अगर मैं बात करूँ, कह रहा है कि एक वस्तु का मूल्य 6 रुपए किलोग्राम से बढ़ के इतने रुपए हो जाता है, उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की कटौती आपको करनी होगी ताकि उसके जो खर्च है उसमें कोई परिवर्तन ना आए। ठीक है, तो मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ, देखो किसी वस्तु की यहाँ से हम क्या ले लेते हैं, प्राइस ले लेते हैं। ठीक है, प्राइस इसका कितना है, 6 है और इसका कितना 7.5 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 75/10 लिख सकता हूँ। अब ये जब रेशो में होता है ना भाई, ये सब रेशो में चलता है, ये 10 इससे गुना हो जाएगा, तो इसका मतलब प्राइस अगर 60 था तो अब कितना है आपका 75 है, इसका मतलब 15 चौके 60, 15 पंजे आपका 75, ये आपका क्या आ गया, प्राइस आ गया। तो प्राइस का रेशो कितना आ गया आपका, 4 और 5 का आ गया। इसने क्वेश्चन में साफ साफ बोल दिया कि खर्च पहले जितना ही रहे, तो इसका मतलब ये प्राइस है, तो कंजम्पशन आपकी क्या हो जाएगी मेरे भाई, इसकी उल्टी हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। मतलब इसको यहाँ ले आओ, इसको यहाँ ले आओ, इसका मतलब ये आपकी 5 है तो ये आपकी कितनी हो जाएगी, 4, ये 5 है ये आपकी 4 हो जाएगी। आप इनको ना मल्टीप्लाई करके देखो, बेसिकली
क्वेश्चन की जो कंडीशन है ना वो मेंटेन होनी चाहिए। 4 पंजे आपका 20 होगा और 4 पंजे आपका क्या होगा 20 होगा। क्वेश्चन की कंडीशन को मैंने मेंटेन किया है, ठीक है। मैंने क्या किया है, क्वेश्चन की कंडीशन को मेंटेन किया है और क्वेश्चन की कंडीशन को मेंटेन करने के लिए हमेशा पहले वाले का उल्टा दूसरे की वैल्यू होगी, अगर आप चाहते हो कि इनमें कोई परिवर्तन ना आए जो इन दोनों को गुना करने से आता है, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या है कि अगर आप चाहते हो ना आपके खर्च में कोई परिवर्तन ना आए, तो इसका मतलब अगर आपकी कंजम्पशन 5 है तो आपको 4 करनी पड़ेगी, ठीक है। कितना कम हो गया आपका, एक कम हो गया, किस पे 5 पे, 1/5 और इंटू आपका 100 होगा। यहाँ से इसको काट देता हूँ भाई 20%, तो 20% आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से मैं क्वेश्चन को कर सकता हूँ भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन, ठीक है भाई। ऐसा नहीं है मेरे भाई कि इसको इन्वर्स करने से ही आपकी बात बनेगी, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये तो हमें क्वेश्चन की कंडीशन बनानी होती है। अब जैसे 5 4 है, इनका एलसीएम कितना आएगा 20 आएगा, ठीक है। मतलब दोनों के केस में जो आपका खर्च है वो सेम रहना चाहिए। मैं इसको 80 और 80 ले लूंगा तो भी बात बन जाएगी, मैं इसको 100 और 100 ले लूंगा तो भी बात बन जाएगी। मतलब ये मुझे बराबर रखना है, बस ये क्वेश्चन की कंडीशन है कि इसमें परिवर्तन नहीं आएगा। और इसको बनाए रखने के लिए ये सबसे अच्छा तरीका होता है कि इसको उल्टा कर दो, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। और इन्होंने क्वेश्चन का आंसर क्या दिया था यहाँ से आपका 20%, तो ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। सिंपल है मेरे भाई, समझ आ गया होगा। याद रखना जहां भी दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने से तीसरा रिजल्ट आ रहा हो और क्वेश्चन में बोला गया हो कि उस तीसरे रिजल्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, तो पहले वाली जो दो है जिनका मल्टीपल से वो आता है, अगर एक बढ़ेगी तो एक घटेगी, एक घटेगी तो दूसरी बढ़ेगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगी वो आपकी, ठीक है, उल्टी चलेंगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बोला गया है कि चीनी के दामों में 20% वृद्धि हो जाती है यदि चीनी पे जो खर्च है वो आपका पहले जितना ही रहे, मतलब खर्च पे कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए, खर्च में कोई चेंज आपका नहीं होना चाहिए। तो बोला है कटौती के बाद खपत में कमी, कटौती के बाद खपत में कमी तथा आरंभिक खपत का अनुपात क्या है, ये आपसे पूछा गया है कि शुरुआत में खपत कितनी थी और कटौती के बाद खपत में जो कमी आई है वो कितनी है, उनका रेशो आपको बताना है। कमी का रेशो और पहले जो खपत थी उसका रेशो, ये आपको बताना है, ठीक है। अब देखो भाई बहुत सिंपल सी बात है, पी को प्राइस लिखते हैं, कंजम्पशन को मैं क्या लिखता हूँ सी लिखता हूँ। 20% की वृद्धि हो गई, सिंपल सी बात है, बार बार मैं आपको बोलता हूँ 20% मतलब आपका 20 बटे आपका 100, मतलब प्लस का आपका 1/5, मतलब पहले अगर प्राइस आपका 5 था तो उस पर 1 बढ़ के आपका 6 हो गया, मतलब ये आपका 5 था तो ये आपका 6 हो गया। अगर आप चाहते हो कि आपके एक्सपेंडिचर पे कोई प्रभाव नहीं पड़े तो उस केस में इसको यहाँ ले आओ और इसको यहाँ ले जाओ, तो ये आपका 6 आ गया और ये आपका कितना हो गया 5 हो गया, ठीक है। अब इसने बोला है कटौती के बाद खपत में कमी, जो चीज पहले 6 थी अब आपकी 5 है तो कितने की कमी आ गई, 1 की कमी आ गई भाई, तो 1 आ गया, ठीक है। और आरंभिक खपत का अनुपात, आरंभ में कितनी थी 6 थी तो ये आपका एक रेशो आपका 6 आ गया। कमी कितने की आई है 1 की, तो इस कमी का रेशो निकालना है आपको शुरुआत में जो आपकी खपत थी उससे, तो क्या आ गया आपका 1 और 6, ये आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो इस तरीके से मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ, ठीक है। देखिए भाई मैं ये मान के चल रहा हूँ कि बहुत अच्छे से आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। अगर कल को आपको डाउट भी आता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करना, ठीक है। आपको इसका जो और इससे छोटा देखो मेथड नहीं होगा, ठीक है, इससे छोटा तो आपका होगा ही नहीं, ये सबसे छोटा तरीका है इन क्वेश्चन को करने का, ठीक है। तो आप इनको समझो, दिक्कत आती है आप 2 बार करो 3 बार करो, फाइनली आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ये कह रहा है कि चीनी का मूल्य 30% कम हो जाता है जिससे परिवार 32 किलोग्राम अधिक चीनी खरीदता है तथा कुल खर्च 16% कम हो जाता है, तो वर्तमान खपत कितनी है ये आपको बताना है, ठीक है। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, प्राइस इनटू कंजम्पशन बराबर होता है आपका एक्सपेंडिचर, ठीक है। इस चीज को समझना कि अगर किसी वस्तु का जो प्राइस है उसको अगर मैं गुना करता हूं उसकी खपत से, उसका जितना आपने वस्तुओं की संख्या बेची है उससे, तो क्या निकल कर आता है आपका एक्सपेंडिचर निकल कर आता है। यही होता है आपका वस्तु का प्राइस इनटू कंजम्पशन, मतलब वस्तु की कीमत और वस्तुओं की संख्या बराबर आपका क्या होता है खर्च होता है, ठीक है। अगर कोई मुझसे ये पूछे तो एक वस्तु की कीमत कितनी होगी, तो अगर एक वस्तु की कीमत निकालनी हो तो एक्सपेंडिचर को डिवाइड कर दूंगा कंजम्पशन से, मतलब कुल खर्च को वस्तुओं की संख्या से भाग कर दो, एक वस्तु की कीमत निकल कर आ जाएगी। उसी तरीके से अगर कोई मुझसे ये पूछे नहीं नहीं भाई हमें तो कंजम्पशन बताओ,
अगर कंजम्पशन मुझे निकालना पड़ गया तो उस केस में क्या होगा, एक्सपेंडिचर को जो आप टोटल खर्च करते हो उसे किसी एक वस्तु की कीमत से डिवाइड कर दो। ठीक है भाई, तो बेसिकली ये दोनों जो यहाँ पर मल्टीप्लाई में होते हैं ना, ठीक है, ये दोनों यहाँ मल्टीप्लाई में होते हैं। अगर इसको निकालना हो तो ये उसके नीचे चला जाएगा, ठीक है, इसको निकालना हो तो ये इसके नीचे चला जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है। किसी वस्तु, ये जो प्राइस आएगा ये एक वस्तु का, एक यूनिट का आएगा, 1 किलो का, 1 ग्राम का, एक वस्तु का, इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो कंजम्पशन आपको निकालना हो तो ऐसे आपका होगा। ठीक है, अब जैसे इस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, इसने बोला है कि किसी वस्तु की कीमत में 30% की कमी आ गई, तो ये उसका क्या है, प्राइस है। ठीक है, ये भाई उसका क्या है, कंजम्पशन है। ठीक है, और ये क्या है, आपका एक्सपेंडिचर है, ये आपका एक्सपेंडिचर है। अब इसने क्या कर दिया, एक्सपेंडिचर को भी इंक्रीज डिक्रीज किया हुआ है। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, करे घटे बढ़े। देखो पिछले वाले क्वेश्चन तक तो क्या था कि उसके कुल खर्च में परिवर्तन नहीं आ रहा था, अब इसने साफ साफ बोल दिया कि कुल खर्च में 16% कम हो गया। ठीक है भाई, तो कैसे लिख सकते हैं इस क्वेश्चन को, देखो 30% की कमी का मतलब है किसी वस्तु की कीमत पहले 10 थी, अब आपकी कितनी हो गई, 7 हो गई, क्योंकि 30 बटे आपका इतना हो गया, 10 पे से आपका 3 कम हो गया। ठीक है, कह रहा है कि कुल खर्च आपका 16% कम हो गया। इसका मतलब अगर मेरा खर्च पहले 100 था तो अब उस पर 16% कम होके आपका कितना हो गया, 84 हो गया। यही तो मतलब है, जो वैल्यूज आपको गिवन है उसको लिख लो और जितना आपके पास डाटा है इसकी हेल्प से बाकी वाले को हम निकाल सकता हूँ। ठीक है, जैसे 100 है, अब मैंने क्या बोला था, अगर मुझे कंजम्पशन निकालना हो, ये मेरा कंजम्पशन निकालना हो तो मुझे क्या करना है, एक्सपेंडिचर को प्राइस से डिवाइड कर दो। तो अगर इस 100 को मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो मेरा 10 आ जाएगा। ठीक है, 10 आ गया। उसी तरीके से 84 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो आपका 12 आ जाएगा, तो 10 और 12 आ गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं पहले 10 वस्तु खरीदता था तो आज मैं 12 खरीदता हूँ, इसका मतलब मैं 2 ज्यादा खरीदता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है नहीं, इसमें परिवार 32 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता है। इसका मतलब इस 2 यूनिट की जो वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, इस 2 यूनिट की जो वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है वो किसके बराबर है, आपका 32 kg। 2 की वैल्यू क्या है, आपकी 32 kg है, तो 1 की वैल्यू कितनी है, आपकी 16 kg। ठीक है, तो कह रहा है कि उसकी वर्तमान में खपत कितनी है ये आपको बता दो। तो वर्तमान में खपत कितनी है भाई, 12 है, तो 12 की वैल्यू कितनी होगी, 12 इंटू में आपका 16, 1 की 16 है तो 12 की 16 दूनी 32 और 16 कम 16 और 3 आपका 19, 192 kg। इसका मतलब वर्तमान में जो आपकी खपत है वो कितनी है मेरे भाई, 192 kg है। तो इसका मतलब ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, आप ध्यान से देखो चीजें को, बहुत ही सिंपल ये क्वेश्चन होते हैं, इनमें कुछ नहीं होता। अगर एक बार आपको बेसिक समझ आ गया मेरे भाई तो कभी भी आप परेशान नहीं होने वाले। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे और ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कह रहा है कि सेब की कीमत में 10% की कमी के कारण एक व्यक्ति 54 रुपए में 10 सेब अधिक खरीद सकता है। तो बताइए कमी के बाद प्रति दर्जन सेब की कीमत क्या है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को जब आप ध्यान से पढ़ोगे ना, कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ कि आपका जो कुल खर्च है वो बढ़ गया या घट गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि पहले आप 54 रुपए में ही कुछ वस्तुएं खरीदते थे, आज भी आप उसी 54 रुपए में 10 सेब अधिक खरीद रहे हो। इसका मतलब क्या है, एक्सपेंडिचर पहले जितना था आपका, एक्सपेंडिचर आज भी आपका उतना ही है। अगर एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं हुआ है तो इसका मतलब किसी वस्तु की कीमत और उसकी जो खपत होती है वो आपके क्या होते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं यहाँ से बात करूँ, मैं प्राइस लिख लेता हूँ पहले, फिर उसका कंजम्पशन हो जाएगा और फिर उसका क्या आ जाता है, आपका एक्सपेंडिचर आ जाता है। इनको गुना करने से आपका ये आता है। ठीक है, इसने बोला है कि किसी वस्तु की कीमत में 10% की कमी आ गई, तो इसका मतलब क्या होगा, 10 बटे आपका 100 हो गया, 1 बटा आपका 10 हो गया। अगर पहले 10 थी कीमत, 1 कम होके आपकी 9 हो गई, तो 10 से कितना हो गया आपका, यहाँ से 9 हो गया। ठीक है, इसका मतलब यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, 9 से आपका कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, यही आएगा भाई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मेरी खपत पहले 9 थी तो आज 10 हो गई, 1 यूनिट मेरी बढ़ गई। ये कह रहे हैं नहीं, 1 नहीं, आपकी कितना बढ़ गया, 10 से अधिक। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, आपकी 10 आ गई। इसका मतलब 9 की वैल्यू कितनी थी, 90। इसका मतलब आप पहले कितनी सेब खरीदते थे, इतने रुपए में, 90।
और अब कितनी खरीदते हो, 10 गुना में आपका 10, 100 सेब। इसका मतलब अब आप 54 रुपए में 100 सेब खरीदते हो, ये आपका निकल कर आ गया। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि मुझे तो ये बताओ कमी के बाद प्रति दर्जन सेब की कीमत क्या है, मतलब एक दर्जन सेब की कीमत क्या होगी, ये आपसे पूछा है। ठीक है, देखो मैंने आपको क्या बोला था, अगर मुझे एक वस्तु का, तो अगर मुझे एक सेब का प्राइस निकालना पड़ गया तो मैं क्या करूंगा, टोटल एक्सपेंडिचर को सेबों की संख्या से डिवाइड करूंगा। तो आपका कितना आ गया, 54 बटे आपका 100 आ गया। ये एक सेब की कीमत आ गई। ये कह रहा मुझे एक की नहीं, एक दर्जन की बताओ। तो इसको मैं 12 से गुना कर देता हूँ, कितना आ जाएगा, अगर मैं यहाँ से इसको करता हूँ, 12 चौका आपका 48 आ गया, 12 पंजे 60 और आपका 4 64 आ गया, और नीचे आपका 100 भी आ गया। ठीक है, इसका मतलब 6.48 रुपी। इसका मतलब एक दर्जन मतलब 12। ये तो मैंने क्या निकाला था, एक का प्राइस, एक का जो आपका प्राइस था वो आपका इतना था। ठीक है, फिर मैंने क्या कर दिया, उसको 12 से गुना कर दिया, तो 12 से गुना करके 12 का प्राइस आ गया, क्योंकि इसने पूछा है एक दर्जन का कीमत क्या होगी, और एक दर्जन में 12 होती है, तो 6.48 रुपए आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। और इन्होंने जो क्वेश्चन का आंसर दिया है यही आपके क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, देखो भाई चीजें आपको समझनी होंगी, अगर कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो हम जिम्मेदार हैं, हम फिर बताएंगे। ठीक है, तो आप देखो इस क्वेश्चन को इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि अंडे की कीमत में 50% की वृद्धि के कारण 24 रुपए में 4 अंडे कम मिलते हैं, तो प्रति दर्जन अंडे का वर्तमान मूल्य, मतलब वृद्धि के बाद होगा। ठीक है, अंडे का द प्रेजेंट रेट ऑफ एग पर डजन, ये आपको बोला गया है। ठीक है, देखो मेरे भाई बहुत सिंपल बात है, ये 24 रुपए की बात कर रहा है, इसका मतलब पहले भी जो खर्च था वो 24 रुपए था, आज भी खर्च 24 रुपए है, बस ये फर्क ये आ गया कि अब आप उसी 24 रुपए में 4 अंडे कम लेकर आते हो। ठीक है, इसका मतलब एक्सपेंडिचर आपका सेम है। अगर एक्सपेंडिचर सेम है तो मैं ये बात बोल सकता हूं कि किसी वस्तु का प्राइस और कंजम्पशन इनडायरेक्टली आपका क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो अगर मैं यहां से बात करूं तो प्राइस कितना आ जाएगा, प्राइस 50% बढ़ गया, मतलब कितना होगा, 50 का परसेंट का मतलब हो जाएगा आपका 1 बटा आपका 2। ठीक है, मतलब कीमत पहले 2 थी तो उस पर एक इंक्रीज हो गई, तो 2 से आपकी कितनी हो गई, 3 हो गई, ये मतलब होगा इसका। तो प्राइस हो गया आपका 2 से 3। ठीक है, तो कंजम्पशन कितनी हो जाएगी आपकी, उल्टी हो जाएगी, 3 से आपकी 2 हो जाएगी। ठीक है, एक्सपेंडिचर आप लिखना चाहते हो लिख लो, नहीं लिखना चाहते हो कोई इश्यू नहीं है, तो ये आपका इतना आ गया। ठीक है, क्योंकि एक्सपेंडिचर आप वहीं लिखो जहां पर जरूरत हो, जहां जरूरत नहीं है उसके कॉलम को बनाने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखो यहां से मेरी कंजम्पशन 3 से कितनी होगी, 2 होगी, 1 यूनिट कम हो गई, ये कह रहा है 1 नहीं 4 कम होगी, तो 1 की वैल्यू 4 है, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी आपका 12 अंडे। इसका मतलब पहले आप इतने ही पैसे में 12 अंडे लेकर आते थे, अब आप उतने ही पैसों में कितने अंडे लेकर आते हो, 8 अंडे। तो इसका मतलब अब आप 24 रुपए में कितने अंडे लेकर आते हो, 8 अंडे लेकर आते हो। ठीक है, यही मतलब है इसका कि पहले आप 24 रुपए में, पहले एक्सपेंडिचर पहले भी आपका 24 था, आज भी आपका 24 है, पहले आप 24 रुपए में 12 अंडे लेकर आते थे, आज आप उसी 24 रुपए में 8 अंडे लेकर आ रहे हो। ठीक है, तो एक अंडे की कीमत निकाली जा सकती है, और इसने बोला है मुझे तो एक दर्जन की बताओ भाई, तो क्या करेंगे, अगर एक वस्तु का अगर मुझे प्राइस निकालना पड़े तो कैसे निकलेगा, एक का जो आपका प्राइस होगा वो कैसे निकालते हैं, प्राइस मैंने बोला था टोटल एक्सपेंडिचर को जो कि 24 है उसको कंजम्पशन मतलब वस्तुओं की संख्या से भाग कर दो, तो कितना आ गया आपका, 3 रुपए आ गया, तो एक की कीमत 3 रुपए आ गई। तो ये कह रहा है नहीं नहीं 12 का बताओ मुझे, तो 12 का प्राइस कितना होगा आपका, यहाँ से 12 और इंटू आपका 3 हो जाएगा, इसका मतलब कितने रुपए हो गया आपका, 36 रुपए। इसका मतलब अब अंडे की कीमत कितनी है, 36 रुपए दर्जन है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम कर सकते हैं भाई, तो ये होगा आपके क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, बस ये दिमाग में बिठा लो मेरे भाई, अगर किसी वस्तु के एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आया है तो उस केस में वस्तु की कीमत, उसका जो प्राइस और उसकी जो कंजप्शन है वो इनवर्सली आपके क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं, इनवर्सली। ठीक है, इनवर्सली आपके प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब उल्टे चलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट,
जैसे अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि जब चीनी के मूल्य में 53% की वृद्धि हुई तो एक परिवार ने इसकी मासिक खपत को इतना कम कर दिया ताकि अब चीनी पर होने वाले व्यय पहले की तुलना में केवल 19% आपका अधिक हो। इसका मतलब क्या हो गया, इसने साफ साफ बोला हुआ है कि आपका जो खर्च है वो बढ़ गया। ठीक है, तो इस केस में आप इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं करोगे, उनको उल्टा नहीं करोगे। अगर एक्सपेंडिचर आपका इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है वो सिर्फ तभी आपको फॉलो करना है जब आपके जो कुल खर्च है, जो आपका एक्सपेंडिचर है, उसमें कोई चेंज आपका नहीं हुआ है। ठीक है, आप इसको सीधा सीधा करो। कैसे, वही वाला तरीका। ये इसका क्या है, प्राइस है। ठीक है, ये इसकी क्या है मेरे भाई, इसका कंजम्पशन, इसकी खपत है। ठीक है, और इनको गुना करने से क्या आता है, आपका एक्सपेंडिचर आता है। ये इसका क्या आता है, खर्च आता है, ये एक्सपेंडिचर है। ठीक है, प्राइस कितना बढ़ गया, 53%। 53% को मैं क्या लिखूंगा, 53/100। अब 53 क्या हो जाएगा, आपका प्राइम नंबर किसी से नहीं कटेगा, तो मैं साफ साफ बोल सकता हूँ कि इसका मतलब प्राइस अगर पहले 100 था तो अब आपका कितना हो गया, 153 हो गया। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, याद रखना। ये वैल्यूज एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती हैं, ये रेशियो में चलती हैं। ठीक है, ये इमेजिनरी वैल्यूज होती हैं, बट ये पता है कि इस रेशियो में आपका प्राइस जो होगा वो इसी रेशियो में होगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर इसने बोला है कि इसकी मासिक खपत कितना कम कर दिया जाए ताकि इसके होने वाले व्यय में 19% की वृद्धि हो। मतलब खर्च अगर पहले 100 था तो अब कितना हो, आपका 119 हो, यही आपका। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है मेरे भाई मेरा कंजम्पशन। कैसे निकलेगा, एक्सपेंडिचर जो कि आपका 100 है, डिवाइड कर दो प्राइस से। यहाँ पर एक्सपेंडिचर कितना है आपका, 119 है, डिवाइड कर दो इससे, प्राइस से, तो आपका इतना आ गया। ये आपका कटेगा और ये नीचे ही यहाँ चला जाएगा, तो रेशो आ गया आपका 153 का और आपका 119 का, इतना आ गया भाई आपका। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आपकी खपत पहले 153 थी तो अब आपकी कितनी हो गई, 119 हो गई। ये तो इस तरीके से आ गया। तो अब मुझे ये देखना होगा कि मैंने खपत को कितना कम कर दिया। ठीक है, देखो भाई, 13 में से 9 गया आपका 4 आ गया, और 14 में से 11 गया आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया आपका, एक तरीके से 34 आ गया। 13 में से 9 गया 4, 14 में से 34 आ गया, किस पे, 153 पे, और इंटू कितना हो जाएगा आपका 100। तो इतने परसेंट आपको यहाँ से इसको डिक्रीज करना होगा। ठीक है, 17 दूनी आपका 34 आ जाएगा। ठीक है, 17 निम्न में आपका ये भी हो जाएगा, तो ये कितना आ गया आपका 2/9, और उसका कितने गुना आ गया आपका 100 गुना आ गया एक तरीके से। ठीक है भाई, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो ये आपका इतना आ गया। ठीक है, ये कह रहा है कि यदि परिवार में पहले चीनी की मासिक खपत इतनी थी तो चीनी की मासिक खपत कितनी कम हुई। नहीं, इसने केजी में पूछ लिया भाई, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। इसने केजी में पूछा है, किस में पूछा है, केजी में। ठीक है, अब देखो, इसने जो मुझे यदि परिवार में पहले चीनी की मासिक खपत, हाँ ये तो ठीक है, आपका 34 आपका डिक्रीज हुआ है, परसेंटेज में नहीं पूछा, इसने केजी में पूछा है। ये चीज हमेशा याद रखना, अगर क्वेश्चन परसेंटेज में हो और अगर क्वेश्चन रेशियो में हो और उनका आंसर भी परसेंटेज में हो और रेशियो में हो, तो कभी भी आपको जरूरत नहीं है कि आप उस क्वेश्चन के रियल डाटा का यूज करो। ठीक है, हाँ, अब जैसे ये क्वेश्चन परफेक्ट आ गया, मतलब कि आपका केजी में आ गया। ठीक है, तो ऐसे केस में आपको जो क्वेश्चन करना होगा वो आपको इसके रियल डाटा के साथ करना पड़ेगा। अगर ये परसेंटेज में होता तो हमारा क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली आ जाता यहीं से, मुझे इसकी जरूरत नहीं थी। अगर मैं चाहता हूं क्वेश्चन का आंसर परसेंटेज में हो, अगर किलो में है तो फिर मुझे इसको यूज करना पड़ेगा भाई, ये चीज याद रखना। ठीक है, अब जैसे इस क्वेश्चन की मैं बात करूं, इसने बोला है कि परिवार की जो पहली जो खपत थी इतनी थी, मेरी 153 थी, इसका मतलब 387 बटे आपका जो 10 है और नीचे आपका 153 इसकी वैल्यू। ठीक है, अब ये चाहता है चीनी की मासिक खपत में कितनी कमी हुई है, 34 की कमी हुई, तो इंटू में आपका 34 आ। ठीक है भाई, यहाँ से अगर मैं काटता हूँ तो 17 निम्न पे चला गया, 17 दूनी 34 आ गया, और 9 चौक 36 आ गया, 9 ती आपका 27 आ गया, 43 दूनी आपका यहाँ से 86, 86 बटे आपका 10 आ गया, तो इसका मतलब 8 पॉइंट आपका 6 kg। इसका मतलब आपकी जो खपत है वो इतने kg आपकी कम हो गई है, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ। ठीक है, समझ आ गया होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई, और मेरे हिसाब से आपको चीजें समझ आ रही होंगी। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि दाल के मूल्य में 32% की वृद्धि होने के कारण प्राइस बढ़ गया है। एक व्यक्ति अपने उपभोग में इस प्रकार की कमी करता है ताकि उसके खर्च में केवल 10% की ही वृद्धि हो।
यदि मूल्य बढ़ने के पश्चात वह 150 किलोग्राम दाल का उपभोग करता है तो बताइए प्रारंभ में उसने कितने किलोग्राम दाल का उपभोग किया था। देखिए भाई, प्राइस, कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर, ये क्वेश्चन मैं आपको 3-4 इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन माने जाते हैं इस वाले टॉपिक से, खासकर परसेंटेज से। ठीक है, एक तो ये वाला हो गया और एक इलेक्शन वाला हो गया, चुनाव वाला। ठीक है, वो भी मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन माना जाता है, वो भी आता है। और एक और होता है, बेसिकली यही 3-4 क्वेश्चन होते हैं। जैसे किसी व्यक्ति की इनकम है जो आपकी, उसमें से वो 75% खर्च करता है, अगली बार इनकम बढ़ जाती है। ठीक है, उसकी जो बचत है वो भी इतनी बढ़ जाती है, तो उसकी जो उसका खर्च है उस पर कितना परिवर्तन आया है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आता है, वो भी आपका अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, ये 3 तो आपके ये मान के चलो परसेंटेज के टॉपिक से मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है। इसके बाद बारी आ जाती है कि इतने परसेंट नंबर लेकर आता है, या इतने नंबर लेकर, इतने परसेंट लेकर आता है, इतने नंबर से फेल हो जाता है, इतने लेकर आता है, इतने से पास हो जाता है। तो पूछ लेगा टोटल नंबर कितने का है ये पेपर, और या फिर ये पूछ लेगा कि पास होने के लिए कितने परसेंटेज की जरूरत है। ये 3-4 टॉपिक ऐसे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए ये वाला क्वेश्चन इसमें 3-4 आपको इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन में थोड़े थोड़े चेंज करके आपसे कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो मेरी कोशिश है कि इस वाले में तो जो भी चेंज वो कर सकता है पहले ही हम करके आपको बता दें। ठीक है, अब जैसे इसने बोल दिया, कह रहा है कि प्राइस 32% की वृद्धि होगी, तो इसका मतलब ये इसका प्राइस है। यहाँ से अगर मैं इसको करता हूँ 32 बटा आपका 100 हो जाएगा, 4 ठे आपका 32 हो गया, 4 दूनी 8, 4 पंजे आपका 20। इसका मतलब वस्तु का प्राइस 25 से आपका 8 बढ़ के इंक्रीज हुआ ना, आपका 33 हो गया, तो ये इसकी कीमत आ गई। ठीक है, कह रहा है उपभोग में क्या करें ताकि खर्च में केवल 10% की ही वृद्धि हो, तो इसका मतलब ये कंजम्पशन हो गया और ये आपका एक्सपेंडिचर हो गया। भाई साहब ने अब की बार आपके खर्च में भी परिवर्तन करा है। मान लो ये 100 था, तो कह रहा है कि अब मैं उसको कितना करूंगा, 110 कर दूंगा, क्योंकि 10% आपका इंक्रीज हुआ है। तो अगर 100 है तो 100 से आपका कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। ठीक है, अब कंजप्शन कैसे निकालेंगे, कंजप्शन निकालने का तरीका क्या है, एक्सपेंडिचर को डिवाइड कर दो वस्तु की कीमत से, 100 बटा आपका 25 हो गया, यहाँ पे 110 को डिवाइड कर दो 33 से, आपका इतना हो गया। ठीक है, 25 जो कि आपका 100 हो गया, यहाँ से एकम 11 एकम 11, 11 3 आपका 33 हो गया, 10 बटा 3 और ये 4 आ गया। जब भी इस तरीके से रेशियो में हो और फ्रैक्शन में हो तो ये वाला इससे गुना हो जाता है, तो इसका मतलब अगर 12 था तो 12 से आपका कितना हो गया, 10 हो। ठीक है, ये मतलब होता है इसका कि अगर आपका 12 था तो अब कितना हो गया, आपका 10 हो गया। ये कह रहा है कि यदि मूल्य बढ़ने के पश्चात 150 किलोग्राम दाल का वो उपभोग करता है, मेरे यहाँ पर 10 का करता है। ठीक है, उपभोग का जो यहाँ से मेरे पास रेशियो आया है वो किसका आ गया, 12 और 10 का आ गया। इसका मतलब अगर वो पहले 12 खरीदता था तो अब 10 खरीदता है। ये कह रहा है 10 नहीं खरीदता है, वो कह रहा है अब वो 150 केजी खरीदता है। तो इसका कितने गुना है मेरे भाई, 15 गुना है। तो इसका मतलब पहले जो था इसका भी आपका 15 गुना होगा, तो कितना हो जाएगा आपका 180 केजी। इसका मतलब पहले वो कितना खरीदता था, 180 केजी, अब कितना खरीदता है, 150 केजी। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा 180। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम कर सकते हैं भाई, और यही इन्होंने आपके क्वेश्चन के आंसर दिए हुए हैं भाई। ठीक है, समझ आ गया होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये याद रखना, यहाँ से सब कुछ रेशो में चलता है, तो अगर मुझे कंजम्पशन निकालना है तो मुझे एक्सपेंडिचर को प्राइस से डिवाइड करना होगा। सपोज करो कंजम्पशन दे दे और प्राइस निकालना पड़े, फिर एक्सपेंडिचर को किससे डिवाइड कर दो, कंजम्पशन से, तो आपका प्राइस निकल आएगा। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि लंबवर्तीय बेलन के आधार की जो त्रिज्या है वो 40% बढ़ा दी जाती है, इसकी ऊंचाई इतने प्रतिशत घटा दी जाती है, उसके आयतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपसे पूछा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। देखो भाई समझना, यहाँ पर सबसे पहले तो ये समझो कि क्वेश्चन का आंसर क्या है, परसेंटेज में। ठीक है, वैल्यूज किस में दे रखी हैं, परसेंटेज में, आंसर किस में है, परसेंटेज में। तो भाई अपने दिमाग में बिठा लो कि अगर क्वेश्चन परसेंटेज में हो, आंसर भी परसेंटेज में हो, तो रियल डाटा की हमें कोई जरूरत ही नहीं। अब देखो कहीं भी पूरे क्वेश्चन में रियल डाटा है ही नहीं, फिर भी हमारा आंसर आएगा, तो ये याद रखना। मान लो रेशियो में है और आंसर भी रेशियो में है, तो भी रियल डाटा की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को अगर मैं करना चाहता हूँ तो क्या मैं आपको समझा रहा था, मैं आपको ये समझा रहा था कि ये शंकु है, आपका शंकु था, सिलेंडर था, सिलेंडर है। अब देखो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, सपोज करो इसका वॉल्यूम पहले कितना होगा आपका पाई,
और आर का स्केयर और आपका क्या होगा एच होगा। और अब कितना होगा आपका, रेशियो की बात कर रहे हैं, अब हो जाएगा मान लो कुछ डिक्रीज कर दिया इंक्रीज कर दिया तो अब पाई आर स्केयर एच हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो अगर मैं रेशियो में इसको निकालता हूं इनका वॉल्यूम, तो क्या पाई इस पे कोई इफेक्ट डालने वाला है, नहीं डालने वाला है। तो इसका मतलब क्या होगा, कभी भी अगर इनका आप यूज करते हो, कोई दो फॉर्मूले आपने ऐसे ले लिए जिसमें पाई बराबर आएगा, ठीक है, पाई से पाई पहले ही काट दो, ठीक है, इसका मतलब पाई से पाई कट गया तो वॉल्यूम किस पे निकलेगा भाई, आर का स्केयर अपॉन एच, आर का स्केयर अपॉन एच, इससे आपका वॉल्यूम निकलेगा मेरे भाई। तो किस पे डिपेंड करता है वॉल्यूम आपका, आर स्केयर एच पे डिपेंड करता है, अगर क्वेश्चन का आंसर आपको परसेंटेज में देना है तो मैं डायरेक्ट इस क्वेश्चन को कर सकता हूँ। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट करूंगा तो देखो अगर आर का स्केयर है तो आप आर को या तो 2 बार लिख लो या आर की वैल्यू का स्केयर कर लो। ठीक है, अब जैसे आपकी मर्जी है। तो अगर मैं यहाँ से वॉल्यूम की बात करूंगा तो क्या होगा वो देख लो। क्या फॉर्मूला बना था आपका, आर का स्केयर और एच ना, इसी पे डिपेंड करता है सारा सब कुछ। तो क्या लिख सकता हूँ, ये आर हो जाएगा, ये आर हो जाएगा और ये आपका एच हो जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम कितना आ गया भाई आपका, अगर इसकी मैं बात करता हूँ तो वॉल्यूम आ जाएगा आपका आर स्केयर और आपका एच आ गया, यही तो होगा। ठीक है, अब इसने बोला है आधार की त्रिज्या आपकी 40% बढ़ गई तो कितना होगा, 40 बटे आपका 100, 20 दूनी 40, 20 पंजे आपका 100 हो गया। इसका मतलब अगर पहले 5 थी तो उस पर आपका 2 इंक्रीज हो गया, तो रेडियस 2 बार है तो 2 बार लिखो, 5 से आपकी 7 हो गई, 5 से आपकी 7 हो गई। अगर ऐसे नहीं करना तो आप एक ही बार आर को लिख के इसका स्क्वायर कर लेना, आर एच लिखोगे तो आर का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो आप डायरेक्ट 25 और 49 लिख सकते हो। फिर इसने बोला है उसकी ऊंचाई 37.5% आपकी घटा दी जाती है। अब देखो यार, मैंने आपको कल बताया था कि जो आपका 1/8 होता है वो 12.5% के बराबर होता है, जो आपका 3/8 होता है वो आपका 37.5% होता है, जो आपका 5/8 होता है वो आपका 62.5% होता है, जो आपका 7/8 होता है वो 87.5% होता है। तो इसको तो रट लो भाई, 1/8 वाले को, इस पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जैसे 37.5% आपका कम हो गया, मतलब 3 आपका कितना हो गया, 8 हो गया, कितना हो गया 3 आपका 8, मतलब अगर 8 था तो उस पर 3 कम होके आपका 5 हो गया। इसका मतलब जो वैल्यू पहले 8 थी अब आपकी 5 हो गई। ठीक है, 25 और यहाँ से आपका कितना आ गया, 200 आ गया। ठीक है, 49, 45 और आपका 245, आपका इतना हो गया। ठीक, इसका मतलब वॉल्यूम कितना इंक्रीज हो गया आपका, 45, किस पे, 200 पे, 45 बटे आपका कितना हो गया 200 और इंटू क्या हो जाएगा आपका 100, जीरो से आपका जीरो कट गई, 22.5% आ गया। इसका मतलब मैं ये बात बोल सकता हूँ कि इसके जो वॉल्यूम पे प्रभाव पड़ेगा वो क्या पड़ेगा, 22.5% आपका इंक्रीज। तो ए 22.5% आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बेसिकली आपको लग रहा होगा मेंसुरेशन का है, ये क्वेश्चन मेंसुरेशन का नहीं है मेरे भाई, ये क्वेश्चन आपका परसेंटेज का। ठीक है, हाँ, मेंसुरेशन में फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, कर आप तभी पाओगे, बट मेंसुरेशन में भी आप इसको तब कर पाओगे जब परसेंटेज आपको अच्छे से आता हो। ठीक है, तो ये आपके आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि त्रिभुज का त्रिभुज आधार में 66 सही 2/3% की वृद्धि हो गई। इस प्रकार त्रिभुज का क्षेत्रफल स्थिर रहने के लिए कितनी ऊंचाई कम होनी चाहिए, ये आपसे पूछा है। अब आपको ये पता होगा 66 सही 2/3% किसके बराबर होता है। कल मैंने आपको बताया था 1 बटा जो आपका 3 होता है वो बेसिकली आपका 33 सही 1/3% होता है, और वही आपका 33 और पॉइंट आपका 33% होता है। अगर 2/3 हो तो 2/3 आपका 66 सही 2/3% के बराबर होता है, और यही आपका 66 पॉइंट आपका 66% के बराबर होता है। तो ये चीजें आपको हमेशा याद रखें। ठीक है, तो ये बेसिकली किसकी वैल्यू है आपका 2/3 की, मतलब अगर पहले 3 था तो अब कितना हो जाएगा आपका, 3 पे 2 इंक्रीज होके 5 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ, कह रहा है कि इसके क्षेत्रफल में कोई प्रभाव ना पड़े, साफ साफ लिखा हुआ है, इस प्रकार त्रिभुज का क्षेत्रफल स्थिर रहने से, स्थिर रहने का मतलब क्या है कि एरिया पे कोई प्रभाव ना पड़े। जैसे अभी मैंने आपको बोला था ना कि अगर मैं इस क्वेश्चन को करता हूं तो मैंने आपको क्या बोला था, एरिया क्या होगा आपका 1/2 इंटू में मान लो कि आपका बेस 1 है और इंटू में आपकी हाइट 1 है। ठीक है, अब एरिया दूसरे वाले का कैसे निकलेगा, 1/2 इंटू आपका बेस 2 और इंटू आपका हाइट 2, यही तो निकलेगा। तो ये देखो किसी काम का नहीं है, तो किस पे डिपेंड करेगा, बेस पे,
और इंटू पे आपका हाइट पे, और आपका क्या आ जाएगा, आपका एरिया आ जाएगा, यही होगा। दूसरे केस में भी आपका बेस 2 इंटू में आपका हाइट 2 और यहाँ भी आपका एरिया। तो क्वेश्चन की कंडीशन क्या है, क्वेश्चन की कंडीशन ये है मेरे भाई कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करने से एरिया आएगा, जैसे मैंने पीछे बोला था कि किन्हीं दो वैल्यूज को गुना करने से अगर तीसरी वैल्यू अपनी निकल कर आती है, ठीक है, और वहां पर ये इंक्रीज डिक्रीज हो और बोला गया हो कि जो रिजल्ट है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो याद रखना यहाँ पे भी अगर मैं बात करूंगा तो इस वस्तु, इसका ट्रायंगल का जो बेस होगा और इसका जो आपका हाइट होगा वे आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। कि अगर एरिया आपका फिक्स है तो अगर बेस आपका और आपका हाइट है, बेस डिक्रीज होगा तो हाइट आपको इंक्रीज करनी पड़ेगी, और अगर आपका बेस इंक्रीज होगा तो हाइट आपको डिक्रीज करनी पड़ेगी। कब? जब आपका एरिया क्या है, बराबर है, एरिया में कोई चेंज नहीं है, एरिया दोनों केस में इक्वल है, तो यहाँ पर आपको ये लगाना पड़ेगा भाई, ठीक है, याद रखना इसको। तो सेम ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से हो जाएगा, और क्वेश्चन में मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये आपका बेस हो गया और ये आपका हाइट हो गया और ये आपका क्या आ गया, इसका एरिया आ गया, ठीक है। तो ये आप जान ही जाओगे कि इन दोनों को गुना करने से आएगा ये वाला आपका। ये कह रहा है कि उसका जो आधार है इतने % की वृद्धि हो जाती है, मतलब कि अगर यहाँ से आधार आपका 3 था तो 2 इंक्रीज होके आपका 3 से कितना हो जाएगा, आपका 5 हो जाएगा। एरिया पे कोई चेंज नहीं है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर दो, ये 5 है तो आपका 3 हो जाएगा। कितना डिक्रीज हो गया, 2 का, किस पे, 5 पे, तो 2 बटा आपका 5 होगा इंटू आपका 100 हो जाएगा, ये आपका 20 पे चला जाएगा, और ये आपका 40%। इसका मतलब आपका जो हाइट है आपको कितनी डिक्रीज करनी पड़ेगी, 40%। अगर आप चाहते हो कि आपके एरिया पे कोई प्रभाव ना पड़े तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को आप करिए, क्या आंसर आएगा। ये देखो भाई, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है और ये पेपर में बहुत ज्यादा आते हैं, तो इसको भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। देखो भाई, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। बोला गया है कि किसी कमरे में कुछ बिल्ली तथा कुछ कुत्ते हैं। प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्कुट और प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्कुट खाता है। 45 जानवरों द्वारा कुल 355 बिस्कुट खाए गए हैं, तो कुत्ते तथा बिल्लियों की संख्या ज्ञात कीजिए, ये क्या होगा। ठीक है, देखो इसको करने के है ना, इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तो बिल्कुल बेसिक से किया जा सकता है, ठीक है। दूसरा इसको एलिगेशन से किया जा सकता है, और एलिगेशन में भी इसको 2 तरीके से किया जा सकता है। तो टोटल आपके 3 मेथड तो ये हो गए, ठीक है। तो इसके अलावा अगर मैं इसमें जेएसएम मेथड लगा दूं या फिर डेविएशन मेथड लगा दूं, तो भी उस तरीके से भी मैं क्वेश्चन को कर सकता हूं, ठीक है। तो इसमें एलिगेशन का जो सबसे आसान वाला तरीका है वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। जैसे इसने बोला है कुछ बिल्ली है, कुछ आपके कुत्ते हैं, ठीक है। मान लो कि ये आपकी कैट है और ये आपके क्या है, डॉग है, ठीक है। कह रहा है कि प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्कुट खाती है, तो इसका मतलब प्रत्येक बिल्ली के हिस्से में 7 आ गया, और प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्कुट खाता है तो आपका 9 आ गया। और देखो ये एवरेज की हम बात कर रहे हैं, ये एक तरीके से एवरेज है कि एवरेज एक बिल्ली इतना खाती है, एवरेज एक कुत्ता इतना खाता है, और इन्होंने बोला है कि टोटल जानवर कितने हैं, 45 हैं, और 45 जानवर 355 खाते हैं। तो ये देखो कि एवरेज एक जानवर के हिस्से में कितने बिस्कुट आएंगे, 355 बिस्कुट हैं, किन को बांटे हैं, 45 को। 45 से डिवाइड कर दो, 5 नहीं 45 आ गया, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5 आ गया। तो एवरेज एक के हिस्से में कितना आएगा, आपका 71 बटे में आपका 9 आएगा, ठीक है भाई। अब देखो जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, नीचे अगर फ्रैक्शन में वैल्यू आपको दे रखी है और आप इससे तंग हो रहे हो, तो क्या करो, इस 9 से हर जगह गुना कर दो, हर एक वैल्यू में गुना कर दो, हर एक वैल्यू में, ताकि आपका जो फ्रैक्शन वो बदल जाए। तो 7 में आपका कितना हो गया, 63 हो गया, 9 में आपका 81 हो गया, और इससे ये कट के आपका 71 आ गया, ठीक है। अब देखो मेरे भाई, एलिगेशन की एक खास बात याद रखना कि एलिगेशन बेसिकली तब लगता है जब बीच वाली जो वैल्यू होती है, ये वाली वैल्यू, ये हमेशा 1 से बड़ी हो और 1 से छोटी हो, नहीं तो एलिगेशन आपका नहीं लगता, ठीक है। तो यहाँ से 81 में से 71 जाएगा, आपका 10 आ जाएगा, ठीक है। और अगर इसको यहाँ से करता हूँ तो ये कितना आ जाएगा, आपका 8 आ जाएगा।
तो इसका मतलब ये 5 का और 4 का रेशियो आ गया, 5 और 4 9 आ गया, और 9 की वैल्यू टोटल आपको 45 दे रखी है। ये बेसिकली जो नीचे रेशियो आएगा ना, ये कुत्ते और बिल्ली की संख्या का रेशियो आएगा कि कुत्ते और बिल्ली इस संख्या में है, इस रेशियो में है। 9 पंजे 45 आ गया, इसको 5 से गुना करना पड़ेगा क्योंकि ये इसका 5 गुना है। तो अगर ये 9 का 5 गुना है तो इनका भी आपका 5-5 गुना कर दो, ठीक है। अगर इनका मैं 5-5 गुना करूंगा तो ये आपका 25 आ गया और ये आपका 20 आ गया, 25 और आपका 20। अब क्वेश्चन में देखो 25 और 20 आपको कहीं नहीं दिख रहा, इसमें हो सकता है आपको याद रखना इस टाइप के क्वेश्चन में जो कंफ्यूज करने के लिए क्या करेगा, ऊपर तो सारा आपको बिल्ली कुत्ते दे रखा है, ठीक है, उसके बाद बिल्ली कुत्ता आपको दे रखा है, नीचे जो आंसर पूछा है तो कुत्ते तथा बिल्लियों की संख्या पूछ लिया, उल्टा पूछ लिया। ऑप्शन में 25 और 20 भी आपको मिलेगा और ऑप्शन में आपको 20 और 25 भी मिलेगा, क्योंकि एग्जामिनर ये देखता है कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है एग्जाम में, मतलब आप कितना पेपर को सीरियसली कितने ध्यान से पढ़ पा रहे हो। कहीं आप जल्दी जल्दी में क्वेश्चंस को ऐसा तो नहीं कि पढ़ ही नहीं रहे ढंग से, ठीक है। तो ये वो छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जो ये दिखाते हैं कि आप पेपर को कितने ध्यान से पढ़ रहे हो, ठीक है। तो इसने मुझसे क्या पूछ लिया, डॉग और कैट पूछ लिया, डॉग और कैट इसने मुझसे पूछा है। हमारा कैट और डॉग आया है, तो डॉग का आपका 20 है, तो कैट आपके कितने 25 है। यहाँ पर 20 कुत्ते हैं और 25 बिल्लियां हैं, तो इसका मतलब ये आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। एक तरीका और भी होता है, ये मान लेते हैं कि सारे के सारे बिस्कुट अगर बिल्ली खा ले तो मतलब सारी की सारी अगर बिल्लियां हो तो 7 × 45 कर दो, सारे के सारे कुत्ते हो तो 9 × 45 कर दो और बीच में 355 रख लो, उससे भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो वो भी आपका आसानी से हो सकता है, ठीक है। चलिए भाई, और नहीं तो फिर आपको बेसिक से करना पड़ेगा। जैसे मैंने मान लिया x कुत्ते हैं, ठीक है, तो बिल्लियां कितनी है 45 माइनस आपका x हो जाएगा, तो उनके जो बिस्कुट की संख्या उनको उससे गुना करेंगे, टोटल 355 के बराबर होगा, वहां से x की वैल्यू आएगी, वहां से कुत्ता और बिल्ली आएगा। वो तरीका भी है बट मुझे नहीं लगता वो अपने काम का है। ये सबसे बढ़िया तरीका है कि एवरेज एक जानवर के हिस्से में कितना आया, ये कुत्ते और बिल्ली को आया है, ये इन दोनों को मिला के, मैंने बोला था ना इसको और इसको मिला के बीच वाला रिजल्ट आना चाहिए। कुत्ता बिल्ली मिला के क्या बने हैं जानवर, तो जानवर को ईच जानवर को जो मिला है वो हमने क्या कर दिया बीच में रख दिया। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए भाई, इस क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, इसमें हमारे पास और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, अगली क्लास में इनको खत्म करेंगे, इलेक्शन वाले भी क्वेश्चन हम कराएंगे आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन तो बिस्कुट खाने वाला है, आगे क्वेश्चन एक और भी आता है कि वहां पर टोटल इतने जानवर हैं, कुछ आपके कुत्ते हैं, ठीक है, या फिर कुछ कबूतर हैं, मतलब कुछ 2 टांग वाले जानवर होंगे और कुछ आपके 4 टांग वाले होंगे। चलो कबूतर तो पक्षी हो गया, ठीक है, मतलब टांगे अलग अलग आपको देगा, 2 वाले दे देगा, 4 वाले दे देगा, ठीक है। तो उस पर भी क्वेश्चन बनेगा, उसको अगली क्लास में हम देखेंगे, ठीक है। और आई होप जितना आपको कराया जा रहा है आपको समझ आ रहा होगा। अभी के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।